बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स of class 10th. How are you? Hoping you to be fine and good. We are here with the lecture number 10 and a very new topic, importance of acoustics. I think you are not familiar with this term acoustics. What is acoustics? The technique or method used to absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces is called acoustic protection. जब भी आपने अनडिज़ायरेबल साउंड्स को एब्जॉर्ब करना हो, यानी आप कहीं पे चाहते हैं कि आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा गूंजे नहीं, रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो किसी साउंड की, तो वहाँ पे आप सॉफ्ट और पोरस सर्फेसेस यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अच्छा, डेली लाइफ में आप इसको कहाँ देख सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा ये जो प्री क्लासेस होती हैं मॉन्टेसरी या प्ले ग्रुप, तो वहाँ पे कारपेट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? वहाँ पे जो टॉयज़ यूज़ किए जाते हैं वो क्यों पॉलिस्टर वगैरह के यूज़ किए जाते हैं? ठीक है, इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनकी साउंड श्रिल होती हैं, उसकी पिच बहुत ज़्यादा होती है, रिफ्लेक्शंस उसकी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे अनडिज़ायरेबल साउंड को ये चीज़ें यूज़ करके कम किया जा सकता है। इसी तरह से इन क्लासरूम्स में कर्टन्स भी अक्सर मोटे यूज़ किए जाते हैं ताकि अनडिज़ायरेबल साउंड्स को एब्जॉर्ब किया जा सके। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर प्रोमिनेंट इफ द सर्फेस इज़ रिजिड। अगर कोई सरफेस सख्त होगी, रिजिड होगी, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रोमिनेंट होगी, यानी आवाज़ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आएगी। एंड लेस इफ द सर्फेस इज सॉफ्ट एंड इरेगुलर, और अगर सामने सॉफ्ट या इरेगुलर सर्फेस जैसे सोफाज वगैरह पड़े हुए हैं, कारपेट भी है रूम और कर्टन्स भी लगे हुए हैं, सारी इस तरह की सॉफ्ट चीज़ें हैं, तो फिर आवाज़ की जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज ड्रैपरीज एंड ड्रग्स, यानी कालीन और दरी जो आप बिछाते हैं, absorb large amount of sound energy and thus quite echoes and soften noises. Thus, by using such materials in noisy places, we can reduce the level of noise pollution. यानी क्या इंपॉर्टेंस हुई acoustics की कि it can reduce the noise pollution. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज हैं या बहुत ज़्यादा हाईली एब्जॉर्बेंट सर्फेसेज हैं, तो दोनों का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा हाईली एब्जॉर्बेंट सर्फेसेज है तो वहाँ पे आवाज़ आगे नहीं पहुँचेगी, इसलिए क्लासरूम या लेक्चर हॉल के अंदर आपने इस तरह की टेक्निक नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट सर्फेसेज हों। इसी तरह से अगर कहीं पे बहुत रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज हैं, यानी सारी सर्फेसेज ही हार्ड हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी साउंड हार्ड सर्फेसेज के साथ बाउंस होकर वापस आती जाएगी। ये देखिए, ये जो है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन यूज़ होगी, जिसको हम रिवर्ब्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ना तो बहुत एब्जॉर्बेंट सर्फेसेज होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज होनी चाहिए, यानी ना तो बहुत ज़्यादा हमारे पास एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए और ना ही रिवर्ब्रेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इन द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम और थिएटर हॉल्स, अ बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड बिटवीन रिवर्ब्रेशंस एंड एब्जॉर्प्शन। रिवर्ब्रेशंस यानी आवाज़ का बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर वापस आना बार बार, तो बहुत सारी आवाज़ें प्रोड्यूस होंगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस होंगी, और एब्जॉर्प्शन की आवाज़ का आगे ही ना जाना, पोरस सर्फेसिस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना। तो इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए लेक्चर हॉल्स या ऑडिटोरियम बनाते हुए। इट इज़ ऑफन एडवांटेजेस टू प्लेस द रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस बिहाइंड द स्टेज टू डायरेक्ट साउंड टू द ऑडियंस। स्टेज पे अगर कोई बोल रहा है एंकर, और उसके पीछे अगर कर्व सर्फेस रख दी जाएगी, जैसे देखिए इफ द एंकर इज़ एट दिस पॉइंट, जो बोल रहा है माइक में, और उसके पीछे कर्व सर्फेस रख दी जाए, तो आवाज़ जो है वो सारी रिफ्लेक्ट होके आएगी। और देखिए इस तरह से स्प्रेड हो रही है, ये जो आपको ग्रीन एरोज बता रही हूँ, ये सारी ऑडियंस के पास जाएगी। नाउ रीज़न फॉर यूजिंग कर्व्ड सीलिंग्स और कर्व्ड सरफेसेज या साउंड बोर्ड। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं उनकी जो सीलिंग्स होती हैं वो कर्व्ड होती हैं। अब उसकी रीज़न, जैसे यहाँ पे इस स्पीकर में से आवाज़ निकल रही है, अब ये आवाज़ ऊपर जाएगी सीलिंग में, और सीलिंग क्योंकि कर्व है तो बड़े अच्छे तरीके से ये आवाज़ हर लाइन तक पहुँच रही है ऑडियंस तक। Generally, the ceiling of the lecture hall, conference halls and theatre halls are curved so that sound after reflection may reach all the corners of the hall. Sometimes curved sound boards are placed behind the stage so that sound after reflection distributed evenly across the hall. ठीक है, क्वेश्चन आपने इसका क्या लिखना है, डिफाइन acoustics, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस। तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है acoustics की, फिर आपने एक्सप्लेनेशन की रीज़न देनी है, फिर यहाँ पे हाउएवर में आप हेडिंग देंगे इफ़ेक्ट ऑफ हाईली एब्जॉर्बेंट सर्फेसेस, फिर उसके बाद समटाइम्स में आप हेडिंग देंगे इफ़ेक्ट ऑफ हाईली रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस, और फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे इस पैराग्राफ के ऊपर रीज़न फॉर यूजिंग कर्व सीलिंग्स और कर्व साउंड बोर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। अच्छा, ये डायग्राम भी साथ में ड्रॉ कीजिएगा। ऑडिबल, ऑडिबल सुनी जा सकने वाली फ्रिक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है,
द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज़ कॉल्ड ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। अच्छा बच्चों, आपको पता होगा कि इंसानी कान जो है उसको अल्लाह ताला की ये नेमत है कि ना तो वो बहुत ज़्यादा हल्की आवाज़ें सुन सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा शिद्दत की आवाज़ें सुन सकता है। ठीक है, ना तो बहुत लो फ्रिक्वेंसी की साउंड वो सुन सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन सकता है। इसीलिए इंसानी कान जो है उससे एक दुनिया को बिल्कुल म्यूट कर दिया गया और ये अल्लाह ताला की नेमत है ताकि इंसान जो है वो एक प्रॉपर रेंज की साउंड ही सुने और अपनी जो लाइफ है उसको नॉर्मली वो उसमें अपने काम करता रहे। We know that sound is produced by vibrating body. A normal ear can hear a sound only up to its frequency which lies between 20 hertz and 20,000 hertz. In other words, a human ear neither hears a sound of frequency less than 20 hertz यानी 20 hertz से कम की भी वो नहीं सुन सकता, nor a sound of frequency more than 20,000 hertz. आपकी लिमिट क्या है, हम सब की लिमिट क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसीज हम सुन सकते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। इट ऑल्सो डिक्रीजेज विद एज। एज के साथ साथ क्योंकि ह्यूमन ईयर की कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती है, डैमेज होता है। ठीक है, कान का जो ईयर ड्रम है वो उसमें डैमेज आता है, कुछ इस तरह की कमज़ोरी आती है, वीकनेस आती है, तो जिस वजह से ये रेंज चेंज हो सकती है। यंग चिल्ड्रन कैन हियर साउंड ऑफ 20,000 हर्ट्ज बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हियर साउंड इवन अबव 15,000 हर्ट्ज। इसलिए हम कहते हैं कि उनको ऊंचा सुनाई देता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। यहाँ आप डेफिनेशन लिखेंगे और ये सारी आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको ये एग्जांपल दे दूँ कि जैसे कुछ लोग जो स्पेशल डॉग्स यूज़ करते हैं अपने साथ, ठीक है, मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए, तो किस तरह से वो अपने टारगेट तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि डॉग्स की जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है वो इंसान से चेंज है। वो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ें भी सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी की आवाज़ जो है उसको भी सुन सकता है। इस तरह से वो अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। ठीक है, आवाज़ आगे नहीं पहुंचेगी। इसलिए क्लासरूम या लेक्चर हॉल के अंदर आपने इस तरह की टेक्निक नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट सर्फेसेज हों। इसी तरह से अगर कहीं पे बहुत रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज हैं, यानी सारी सर्फेसेज ही हार्ड हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी साउंड हार्ड सर्फेसेज के साथ बाउंस होकर वापस आती जाएगी। ये देखिए, ये जो है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन यूज़ होगी, जिसको हम रिवर्ब्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ना तो बहुत एब्जॉर्बेंट सर्फेसेज होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज होनी चाहिए, यानी ना तो बहुत ज़्यादा हमारे पास एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए और ना ही रिवर्ब्रेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इन द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम और थिएटर हॉल्स, अ बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड बिटवीन रिवर्ब्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। रिवर्ब्रेशन यानी आवाज़ का बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर वापस आना बार बार, तो बहुत सारी आवाज़ें प्रोड्यूस होंगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस होंगी, और एब्जॉर्प्शन की आवाज़ का आगे ही ना जाना, पोरस सर्फेसिस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना। तो इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए लेक्चर हॉल्स या ऑडिटोरियम बनाते हुए। इट इज़ ऑफन एडवांटेजेस टू प्लेस द रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस बिहाइंड द स्टेज टू डायरेक्ट साउंड टू द ऑडियंस। स्टेज पे अगर कोई बोल रहा है एंकर और उसके पीछे अगर कर्व सरफेस रख दी जाएगी, जैसे देखें इफ द एंकर इज़ एट दिस पॉइंट, जो बोल रहा है माइक में, और उसके पीछे कर्व सरफेस रख दी जाए, तो आवाज़ जो है वो सारी रिफ्लेक्ट होके आएगी। और देखिए इस तरह से स्प्रेड हो रही है, ये जो आपको ग्रीन एरोज बता रहे हो, ये सारी ऑडियंस के पास जाएगी। नाउ रीज़न फॉर यूजिंग कर्व्ड सीलिंग्स और कर्व्ड सरफेसेस या साउंड बोर्ड। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं उनकी जो सीलिंग्स होती हैं वो कर्व्ड होती हैं। अब उसकी रीज़न, जैसे यहाँ पे इस स्पीकर में से आवाज़ निकल रही है, अब ये आवाज़ ऊपर जाएगी सीलिंग में, और सीलिंग क्योंकि कर्व है तो बड़े अच्छे तरीके से ये आवाज़ हर लाइन तक पहुँच रही है ऑडियंस तक। Generally, the ceiling of the lecture hall, conference halls and theatre halls are curved so that sound after reflection may reach all the corners of the hall. Sometimes curved sound boards are placed behind the stage so that sound after reflection distributed evenly across the hall. ठीक है, क्वेश्चन आपने इसका क्या लिखना है, डिफाइन अकॉस्टिक्स, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस। तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है अकॉस्टिक्स की, फिर यहाँ पे हाउएवर में आप हेडिंग देंगे इफ़ेक्ट ऑफ हाईली एब्जॉर्बेंट सर्फेसेस, फिर उसके बाद समटाइम्स में आप हेडिंग देंगे इफ़ेक्ट ऑफ हाईली रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस, और फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे इस पैराग्राफ के ऊपर रीज़न फॉर यूजिंग कर्व सीलिंग्स और कर्व साउंड बोर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। अच्छा ये डायग्राम भी साथ में ड्रॉ कीजिएगा। ऑडिबल, ऑडिबल सुनी जा सकने वाली फ्रिक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है, द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज़ कॉल्ड ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। अच्छा बच्चों, आपको पता होगा कि इंसानी कान जो है उसको अल्लाह ताला की ये नेमत है
कि ना तो वो बहुत ज़्यादा हल्की आवाज़ें सुन सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा शिद्दत की आवाज़ें सुन सकता है, ठीक है। ना तो बहुत लो फ्रिक्वेंसी की साउंड वो सुन सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन सकता है। इसीलिए इंसानी कान जो है उससे एक दुनिया को बिल्कुल म्यूट कर दिया गया, और ये अल्लाह ताला की नेमत है ताकि इंसान जो है वो एक प्रॉपर रेंज की साउंड ही सुने और अपनी जो लाइफ है उसको नॉर्मली वो उसमें अपने काम करता रहे। We know that sound is produced by vibrating body. A normal ear can hear a sound only up to its frequency, which lies between 20 hertz and 20,000 hertz. In other words, a human ear neither hears a sound of frequency less than 20 hertz, यानी 20 hertz से कम की भी वो नहीं सुन सकता, nor a sound of frequency more than 20,000 hertz. आपकी लिमिट क्या है, हम सब की लिमिट क्या है? 20 hertz से 20,000 hertz की frequencies हम सुन सकते हैं. Different people have different range of audibility. It also decreases with age. एज के साथ साथ क्योंकि ह्यूमन ईयर की कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती है, डैमेज होता है, ठीक है। कान का जो ईयर ड्रम है वो उसमें डैमेज आता है, कुछ इस तरह की कमज़ोरी आती है, वीकनेस आती है, तो जिस वजह से ये रेंज चेंज हो सकती है। यंग चिल्ड्रन कैन हियर साउंड ऑफ 20,000 हर्ट्ज, बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हियर साउंड इवन अबव 15,000 हर्ट्ज। इसलिए हम कहते हैं कि उनको ऊंचा सुनाई देता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे? व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज? यहाँ आप डेफिनेशन लिखें, हम सब की लिमिट क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज हम सुन सकते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। इट ऑल्सो डिक्रीजेज विद एज। एज के साथ साथ क्योंकि ह्यूमन ईयर की कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती है, डैमेज होता है, ठीक है। कान का जो ईयर ड्रम है वो उसमें डैमेज आता है, कुछ इस तरह की कमज़ोरी आती है, वीकनेस आती है, तो जिस वजह से ये रेंज चेंज हो सकती है। Young children can hear sound of 20,000 hertz, but old people cannot hear sound even above 15,000 hertz. इसलिए हम कहते हैं कि उनको ऊंचा सुनाई देता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे? व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज? यहाँ आप डेफिनेशन लिखेंगे और ये सारी आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये एग्जांपल दे दूँ कि जैसे कुछ लोग जो स्पेशल डॉग्स यूज़ करते हैं अपने साथ, ठीक है, मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए, तो किस तरह से वो अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि डॉग्स की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो इंसान से चेंज है। वो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ें भी सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ जो है उसको भी सुन सकता है। इस तरह से वो अपने टारगेट तक पहुंच सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड यानी साउंड जो है विच इज़ हायर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. Sounds of frequency higher than 20,000 hertz which are inaudible to normal human ear are called ultrasounds or ultrasonics. ठीक है, हम इसको नहीं सुन सकते, लेकिन मशीन्स जो हैं जो ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं वो ये सारे काम कर सकती हैं। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अच्छा, पहले तो अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या ऐसी स्पेशलिटी है इनमें? Ultrasonic waves carry more energy and higher frequency than audible sound waves. Therefore, according to the wave equation, V is equals to F lambda. फ्रीक्वेंसी क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा है, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या है, बहुत शॉर्ट है, सो स्पीड इनकी क्या है, कांस्टेंट. द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स इज़ वेरी स्मॉल. और जब याद रखिए बच्चों, जब भी किसी चीज़ की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल वेवलेंथ का ये कमाल है कि ये किसी भी जगह पे अंदर जा सकती है, दाखिल हो सकती है और इन्फॉर्मेशन लेके वापस आ सकती है फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हमने देखना है कि मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनिक्स किस तरह से यूज़ होती हैं और टेक्निकल फील्ड्स में कैसे यूज़ होती हैं. Ultrasonics are utilized in medical and technical fields. In medical field, ultrasonic waves are used to diagnose and treat different ailments. For example, ट्यूमर्स वगैरह को, डेड टिश्यूज़ वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं. ब्लड क्लॉट्स जो है इनको रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से जो ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. अल्ट्रासाउंड्स कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट द पिक्चर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पजेस, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड्स क्या करेंगी, जाके थायराइड ग्लैंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी और फिर जब वापस आएंगी तो अपने साथ इंफॉर्मेशन लाएंगी जो आपके कैमरा के ऊपर अपीयर हो जाएंगी. अल्ट्रासाउंड इज यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ यूज फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर. This technique is called sonar, SONAR, sound navigation and ranging system. अब ये किस तरह से काम करता है कि जो आपका शिप है उसमें जो आपके पास ट्रांसमीटर लगा हुआ है वो क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को नीचे भेजेगा. जब वो ओशन बेड को टच करेंगी और वापस आएंगी, रिसीव होंगी, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में
कितना टाइम लगा, यानी वेव को ट्रांसमिट होने में और वापस आने में कितना टाइम लगा, दिस इज़ द डबल टाइम। इस टाइम को हम सिंगल कर लेंगे तो ये आपके पास टोटल क्या आया, डिस्टेंस। डिस्टेंस और टाइम आपके पास हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। The time lapse is calculated knowing the speed of the sound in water. The distance of the object from the ocean surfaces can be estimated. ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है, टाइम भी आपको पता है, तो इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी आप ये डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस सोनर टेक्निक। सोनर रेंजिंग इज ऑल्सो यूज टू सी द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब देखिए, अगर एरोप्लेन है, उसमें किसी जगह पे क्रैक है, ये एक सरफेस है और इसमें क्रैक है, जब एरोप्लेन में इसकी डिवाइस से अल्ट्रासाउंड वेव्स जब नीचे भेजी जाती हैं, तो देखिए अगर वेव नंबर 1 है तो वो तो सरफेस को टच करके वापस आ गई कलेक्टर में, लेकिन जो वेव नंबर 2 है वो क्रैक के अंदर पास होकर आगे चली गई, अब वो वापस नहीं आई। तो एक वेव का वापस आना और दूसरी का वापस ना आना, जब हम इनका टाइम कंपैरिजन करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस जगह पे क्रैक है हमारे पास और इस क्रैक को रिपेयर कर लिया जाए, क्योंकि ये क्रैक्स आम आंख से आपके सामने विजिबल नहीं होते। Then germs and bacteria in liquids can also be destroyed by using highly intense ultrasonic rays। ठीक है, इन पैराग्राफ्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन किस तरह से आता है कि गिव एटलीस्ट 3 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, या डिफाइन अल्ट्रासाउंड, गिव एटलीस्ट 3 यूजेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे और इसमें से कोई से भी 3 यूजेस जो है वो आपने एग्जाम्स में लिखने होंगे, लेकिन अभी आपने सारा प्रिपेयर करना होगा। यू डोंट नीड टू राइट ऑन द टेक्स्ट बुक, आपने इस टॉपिक को और इस टॉपिक को इसी तरह से याद कर लेना है, लेकिन जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है इस टॉपिक को आप अपनी कॉपीज़ पे, नीट कॉपीज़ पे करेंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट नॉइज़ पोल्यूशन, दिस इज़ अ जनरल टॉपिक, आपने इसको खुद से रीड करना है और आपने मुझे फीडबैक देनी है कि आपको इसमें क्या क्या नई बातें पता चली। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़। वापस आएंगी, रिसीव होंगी, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कितना टाइम लगा, यानी वेव को ट्रांसमिट होने में और वापस आने में कितना टाइम लगा, दिस इज़ द डबल टाइम। इस टाइम को हम सिंगल कर लेंगे तो ये आपके पास टोटल क्या आया, डिस्टेंस। डिस्टेंस और टाइम आपके पास हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। The time lapse is calculated knowing the speed of the sound in water. The distance of the object from the ocean surfaces can be estimated। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है, टाइम भी आपको पता है, तो इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी आप ये डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस सोनर टेक्निक। सोनर रेंजिंग इज ऑल्सो यूज टू सी द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब देखिए, अगर एरोप्लेन है, उसमें किसी जगह पे क्रैक है, ये एक सरफेस है और इसमें क्रैक है, जब एरोप्लेन में इसकी डिवाइस से अल्ट्रासाउंड वेव्स जब नीचे भेजी जाती हैं, तो देखिए अगर वेव नंबर 1 है तो वो तो सरफेस को टच करके वापस आ गई कलेक्टर में, लेकिन जो वेव नंबर 2 है वो क्रैक के अंदर पास होकर आगे चली गई, अब वो वापस नहीं आई। तो एक वेव का वापस आना और दूसरी का वापस ना आना, जब हम इनका टाइम कंपैरिजन करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस जगह पे क्रैक है हमारे पास और इस क्रैक को रिपेयर कर लिया जाए, क्योंकि ये क्रैक्स आम आंख से आपके सामने विजिबल नहीं होते। Then germs and bacteria in liquids can also be destroyed by using highly intense ultrasonic rays। ठीक है, इन पैराग्राफ्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन किस तरह से आता है कि गिव एटलीस्ट 3 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, या डिफाइन अल्ट्रासाउंड, गिव एटलीस्ट 3 यूजेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे और इसमें से कोई से भी 3 यूजेस जो है वो आपने एग्जाम्स में लिखने होंगे, लेकिन अभी आपने सारा प्रिपेयर करना होगा। यू डोंट नीड टू राइट ऑन द टेक्स्ट बुक, आपने इस टॉपिक को और इस टॉपिक को इसी तरह से याद कर लेना है, लेकिन जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है इस टॉपिक को आप अपनी कॉपीज़ पे, नीट कॉपीज़ पे करेंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट नॉइज़ पोल्यूशन, दिस इज़ अ जनरल टॉपिक, आपने इसको खुद से रीड करना है और आपने मुझे फीडबैक देनी है कि आपको इसमें क्या क्या नई बातें पता चली। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।